हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप में। हाजिर हैं हम एक नए क्लास लेकर के एक नए जोश के साथ। देखिए, आज है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास नंबर 15। इससे पहले हम क्लास 14 तक कवर कर चुके हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। इससे पहले हम मिडवाइफरी के क्लास भी 15 तक ले चुके हैं, इसका भी हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। नेक्स्ट जो क्लास आपको मिलेगा कल से, आपको मिलेगा कम्युनिटी हेल्थ का। ठीक है, जो भी ऑडियंस पुराने हैं, ये फिर बहुत दिन से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि टेलीग्राम में जुड़ें और आपको बार बार समस्या हो रहा है, नहीं जुड़ पा रहे हैं या फिर मैसेज नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आपको हम दे देते हैं, जहाँ पे आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर आप कहिएगा कि सर हम बात करना चाहते हैं, पहले कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सर आपसे बात करना चाहते हैं शाम में 6 बजे के बाद। आपको हम टाइम दे देंगे कि सर इस समय कॉल कर सकते हैं। एग्जाम संबंधी जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम आपको बताएंगे, बाकी सारे इधर उधर की क्वेश्चन कीजिएगा तो वो हम आपको नहीं बताएंगे। तो व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा 96 081 48 422। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ से आप संपर्क करके टेलीग्राम में यदि जुड़ने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है या फिर जुड़े आपको कुछ भी सूचना नहीं मिल रहा है, तो इससे संबंधी आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। वैसे आपको हम बता देते हैं, जब कभी भी आप टेलीग्राम में जुड़िएगा तो तुरंत मैसेज नहीं मिलेगा, या फिर पहले जो भी टेस्ट हो गया वो आपको दिखाई नहीं देगा। जब से आप जुड़िएगा तब से दिखाई देना शुरू करेगा। ध्यान रखिएगा, मैसेज करने का अलाउ उसमें बंद है, केवल मैसेज करने का अलाउ खुलता है 8:29 पे। उसमें लिखते हैं क्या आप लोग रेडी हैं, तो उसमें सभी बच्चे का जवाब आता है यस रेडी हैं, और 8:30 पे जो है आपका जो है टेस्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उस समय भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जुड़े हैं तो पर्सनल भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब कितना आपको हेल्प करें। हम अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिए। अब तो इतना देर में आप समझ गए होंगे कि कितना आपको हम मदद करना चाहते हैं। बस आप मदद लेने के लिए तैयार रहिए, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। अभी हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही लेके जा रहे हैं, जैसे ही उसका कोई सिलेबस या प्रॉपर एग्जाम का टाइम आ जाएगा तो हम थोड़ा सा सिलेबस बढ़ा देंगे। अभी से ही अपना आदत डाल लीजिए पढ़ने का, और वो जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो आपके एग्जाम संबंधित है, फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आज का फर्स्ट सवाल है, किस उम्र का बच्चा अपनी माँ की पहचान करना प्रारंभ कर देता है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय अपनी माँ की उसको उतनी पहचान नहीं होती है, लेकिन जब वो बच्चा, ध्यान रखिएगा, इसमें से यदि आप जानते होंगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कितना सही हुआ सवाल आपका। ठीक है, जितना भी हम सवाल कराएंगे उसमें से आप देखिएगा आप पहले से कितना जान रहे थे। यदि नहीं जान रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सिखा रहे हैं, आप सीखते चले जाइए। ठीक है, तो कहता है किस उम्र का बच्चा अपनी माँ की पहचान करना प्रारंभ कर देता है। जब वो बच्चा 3 मंथ का हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब वो बच्चा 3 मंथ का हो जाता है तो वो अपनी माँ को पहचान करना प्रारंभ कर देता है। वो समझ जाता है यही मेरी माँ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है किस उम्र का बच्चा सीढ़ी पे चढ़ना प्रारंभ कर देता है। देखिए, 3 मंथ का बच्चा है तो वो अपने माँ का पहचान करना प्रारंभ कर देता है। जब वो बच्चा 24 मंथ का हो जाता है तब वो सीढ़ी पे धीरे धीरे चढ़ना प्रारंभ कर देता है, यानी वो अभ्यास करना शुरू कर देता है। क्योंकि 24 मंथ का बच्चा लगभग 2 वर्ष का हो जाता है, और 2 वर्ष का बच्चा अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वही कहता है किस उम्र का बच्चा जो है सीढ़ी पे चढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो 24 मंथ का बच्चा जो होता है वो सीढ़ी पे चढ़ना प्रारंभ करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे एक चीज़ और, पीडीएफ को लेकर के प्रॉब्लम नहीं रहिएगा। पीडीएफ हम आपको साप्ताहिक देते हैं। ठीक है, यानी सोमवार से लेकर के संडे तक जो भी क्लास होता है उसका एक साप्ताहिक टेस्ट पीडीएफ देते हैं, ताकि रोज रोज पीडीएफ देने के बाद आपके पास रखने में भी प्रॉब्लम होगा। आप चाहिएगा कि एक सिस्टमेटिक ढंग से हमको पीडीएफ मिल जाए, इसलिए हम सोमवार से जितना भी क्लास साप्ताहिक होता है वो संडे को आपको हम पीडीएफ दे देते हैं। ठीक है, संडे को सुबह पीडीएफ दे सकते हैं या फिर शाम में पीडीएफ दे देंगे। उसमें हम क्लियर कट लिख देते हैं कि पीडीएफ आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है कि डिप्थीरिया सामान्यतः किस उम्र के बच्चे में ज़्यादा पाया जाता है। देखिए, डिप्थीरिया जो पाया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 से लेकर 10 वर्ष। ठीक है, यहाँ बीच में एरो छूट गया है, क्योंकि 310 वर्ष तो किसी का उम्र नहीं होता है। ठीक है, और 1 से लेकर के 5 वर्ष। तो आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि डिप्थीरिया जो है ज़्यादातर 1 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास चलते हैं हम। नेक्स्ट का सवाल है, स्तन ग्रंथियों से दूध लेक्टोफेरस, साइनेसस एवं डक्ट से स्राव के लिए मुख्यतः कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। देखिए, लेक्टोफेरस, साइनेसस और डक्ट से मुख्यतः कौन सा स्राव के लिए जिम्मेदार है। देखिए, डक्ट का मतलब होता है नली,
नली का मतलब हो गया, नली से ये अब क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। देखिए जैसे स्तन बना दिए, ठीक है, तो इसमें बहुत सारा नली होता है जुड़ा हुआ, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। ये लेक्टोफेरस होता है, लेक्टोफेरस सेनेसस, ये जुड़ करके एक नली नुमा, बड़ा नली नुमा निर्माण करता है। डक्ट मतलब होता है नली, ध्यान दीजिएगा। इससे जुड़ करके दूध क्या होता है, बाहर निकलता है। तो कहता है जब वो बाहर निकलता है, जब भी कभी डक्ट आगे नली के माध्यम से बाहर निकलने लगा, तो समझ लिए उस कंडीशन में जो एक हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के वजह से ही, देखिए जब माँ और बच्चे में प्रेम भाव बढ़ने लगता है तो ऑटोमेटिक, जब बच्चे और माँ में प्रेम भरने लगता है तो ऑटोमेटिक ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, स्रावित होना शुरू करता है। जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दूध का स्रावन होना शुरू हो जाता है। अब आपके सवाल में आएगा कि सर आखिर कैसे निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, माँ और बच्चे में भाव प्रेम होता है, ठीक है, तो जब बच्चे में प्रेम रहता है, माँ और बच्चे में जब होता है कि ना बच्चे को अब जो है दूध पिलाना है, तो उस कंडीशन में माँ जो है जब एक भाव प्रेम जगता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑटोमेटिक स्रावित होना शुरू हो जाता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता क्या है कि इसके आसपास के जो मांसपेशी है उसको उत्तेजित करने लगता है। उत्तेजित करने लगता है मतलब दूध को बाहर निकालने के लिए, दूध को बाहर निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो जब कभी भी दूध बाहर निकलता है, यानी बाहर जब कभी भी, डक्ट मतलब होता है नली, जब कभी भी दूध बाहर निकलने लगा तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम करता है। लेकिन सवाल है कि इसके अंदर में दूध बनाने के लिए कौन सा जिम्मेदार हार्मोन है। इसके अंदर में आखिर देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है दूध को बाहर करना, ध्यान रखिए। ये जो हार्मोन स्रावित होता है ये इससे दूध को बाहर निकलता है, ठीक है। ये सब जो नलियाँ देख रहे हैं यही होता है लेक्टोफेरस सेनेसस। ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः आपको बता देते हैं। आपको वैसे नहीं होगा तो एक पिक्चर आपको दिखाते हैं जिसमें आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आप इस पिक्चर को देखिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए लेक्टोफेरस डक्ट, देखिए यहाँ से ये नलियाँ, ये सारी नलियाँ मिल करके यहाँ पे एक नलियों का निर्माण करता है, देख लीजिए मोटा नली, ठीक है। यही होता है लेक्टोफेरस डक्ट। डक्ट मतलब होता है नली, ठीक है। यहाँ से आकर के ये सभी नलियाँ जो है बाहर, उसके बाद यहाँ से दूध बाहर जो है निकल जाते हैं, मिल्क नहीं बाहर निकल जाते हैं। अब सवाल है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो स्रावित होता है तो उससे दूध को बाहर निकलता है, लेकिन इसके अंदर जो दूध का निर्माण होता है वो कैसे निर्माण होता है, वो किस हार्मोन के कारण निर्माण होता है। इसके लिए हम प्रॉपर रूप से पीछे हम क्वेश्चन कवर किए हैं, आगे हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। हम आपको उसमें बता देंगे, ठीक है। उसमें चाहिए ताकि आपको 4 ऑप्शन रहेगा, यदि जानिएगा तो आप बता दीजिएगा। तो इसके अंदर आखिर ये तो ऑक्सीटोसिन का मतलब होता है बाहर निकलना। जब भी हार्मोन जब भी कभी भी बाहर निकलने के बात आएगा दूध में तो समझ लीजिए वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लेकिन इसके अंदर में निर्माण किस हार्मोन के कारण होता है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी स्तन ग्रंथियों में दूध लेक्टोफेरस साइनेसस से एवं डक्ट से स्राव को मुख्यतः कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, यानी ये बाहर निकलना, जब भी बाहर आ जाएगा तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आगे है माँ में, सुनिए, माँ के स्तन में दूध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। ये उत्पादन कर रहा है अंदर में, ठीक है, ये बाहर नहीं निकल रहा है, ये अंदर में उत्पादन कर। आखिर कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो दूध का उत्पादन करेगा। आप ऐसे भी देखते होंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो प्रोडक्ट को बनाता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उसे ढो करके ले जाता है, ठीक है। तो जब कभी भी दूध बाहर निकलने के लिए आएगा कि बाहर निकले तो वो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। और जब कभी भी अंदर में दूध निर्माण की बात हो जाएगा कि स्तन में दूध का निर्माण किस हार्मोन की वजह से होता है, तो वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अंदर में दूध निर्माण की बात आएगा तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूध जैसे बाहर की बात आ जाएगा, बाहर निकलने की बात आ जाएगा तो वो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। उम्मीद है कि इस चीज़ को क्लियर हो गया होगा। आगे कंगारू मदर केयर किस बीमारी की इलाज में लाभदायक होता है। कंगारू देखे होंगे, कंगारू जो है अपने बच्चे को हमेशा अपने सीने से चिपका करके रखता है। तो उसी तरह से कंगारू मदर केयर यानी जो माँ अपने बच्चे को सीने से चिपका कर रखता है, कहता है किस बीमारी में लाभदायक होता है। देखिए जब भी कभी बच्चे को चिपका करके आप रखिएगा तो ऑटोमेटिक है आपका जो हीट होगा, गर्मी होगा, वो बच्चे में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि गर्मी का एक रूल नियम है, गर्मी का एक रूल नियम है, टेम्परेचर का एक रूल नियम है। टेम्परेचर हमेशा अधिक टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाता है, अधिक से हमेशा क्या जाता है, लो। तो माँ का टेम्परेचर अधिक है तो बच्चे की ओर वो क्या होगा, ट्रांसफर होते चला जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चे में जो है टेम्परेचर की कमी
नहीं होगा। तो वही कहता है कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर मतलब सीने से बच्चे को चिपका कर रखता है। इसमें क्या लाभदायक होता है? तो कंगारू केयर मदर यदि कर रहा है तो समझ लीजिए बच्चे के टेम्परेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी बच्चे को टेम्परेचर जो है मिलता रहे, क्योंकि टेम्परेचर का एज ए रूल नियम है कि वो हमेशा अधिक ताप से निम्न ताप की ओर जाता है। यानी माँ का टेम्परेचर तो ऑलरेडी है ज़्यादा रहेगा, बच्चे के यदि टेम्परेचर कम है तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा और बच्चे एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो रहेंगे। तो वही कह रहा है कि कंगारू मदर केयर में किस बीमारी के इलाज में लाभदायक होता है? तो तापमान में कमी, यानी बच्चे में तापमान में यदि कमी है तो तापमान टेम्परेचर क्या आ जाएगा? एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपको ये जानकारी होगा कि बच्चे में टेम्परेचर की कमी नहीं होना चाहिए, जितना टेम्परेचर होना चाहिए उतना होना चाहिए, नहीं तो हाइपोथर्मिया को वो शिकार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निम्न में से विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी नहीं होता है? ठीक है, कहता है निम्न में से विटामिन ए की कमी से बीमारी नहीं होता। ऑलरेडी जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से रात अंधी यानी रतौंधी होता है। ठीक है, इसके अलावा भी उसका अलग अलग नाम है, ध्यान रखिएगा। देखिए विटामिन ए की कमी से केरेटोमेलेसिया रोग भी होता है, ठीक है, कॉर्नियल जीरोसिस भी होता है, लेकिन बेरी रोग जो है विटामिन ए की कमी से नहीं होता। बेरी रोग जो है विटामिन बी के कमी से होता है। तो कभी भी 4 ऑप्शन आपको इस तरह हम कवर कर दिए हैं कि कहीं कहीं हम देखते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। 4 ऑप्शन में रतौंधी नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ तो ये भी हो जाएगा, ये दिया तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो केरेटोमेलेसिया होता है, कॉर्नियल जीरोसिस होता है, लेकिन बेरी रोग नहीं होता, क्योंकि बेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी के कमी के कारण होता है। तो वही कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए की कमी के कारण नहीं होता है? विटामिन ए की कमी के कारण जो है बेरी रोग नहीं होता, क्योंकि बेरी रोग तभी होता है जब विटामिन बी की कमी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको कल हम बताए थे कि गर्म करने के बाद विटामिन सी जो है खत्म हो जाता है, और जो सब्जी उब्जी धो देते हैं उसमें विटामिन B1 जो है खत्म हो जाता है। विटामिन बी जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ज़्यादा सब्जी को धोइएगा तो विटामिन बी जो है बाहर निकल जाता है। आगे चलते हैं। कहता निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित बीमारी है? जीवाणु जनित मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए खसरा तो वायरस के द्वारा होता है, एड्स भी वायरस के द्वारा होता है, मम्स भी वायरस के द्वारा होता है। डिप्थीरिया रोग जो होता है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आपको हम ये भी बोले थे कि वायरस और बैक्टीरिया से संबंधी आपको हम प्रॉपर ट्रिक दे देंगे। ठीक है, हमारे पास ट्रिक है लेकिन उसमें से कुछ बीमारी छूट जा रहा है जो उसमें ट्रिक में बैठ नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यदि वो नहीं बैठेगा तो लास्ट फाइनली जहाँ तक होगा वहीं तक आपको हम दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा जीवाणु जो होता है ये डिप्थीरिया जो है जीवाणु से होता है, बाकी सब वायरस से होता है। आगे कहता है 9 महीने की उम्र के बच्चे को विटामिन ए की घोल कितनी खुराक देना चाहिए? देखिए 9 महीने के बच्चे हैं उसे विटामिन ए की घोल कितनी खुराक देना चाहिए? जनरली आप जानते हैं, पहले भी हम आपको बता दिए थे कि 1 ml तक जो है विटामिन ए का खुराक दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये ml में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ml में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय इकाई के रूप में दिया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे आई होगा, ठीक है, 1 नहीं होगा, आई होगा, ये 1 लिखा गया, आई होगा, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट के रूप में दिया हुआ है। तो 1 ml को अंतर्राष्ट्रीय यूनिट में यदि देखा जाए तो 1 लाख अंतर्राष्ट्रीय इकाई होता है। इकाई मतलब यूनिट होता है। ठीक है, 1 ml को अंतर्राष्ट्रीय यूनिट में लिखेंगे तो 1 लाख, ध्यान रखिए, 1 ml को यदि आप लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय यूनिट में तो उसे लिख सकते हैं 1 लाख अंतर्राष्ट्रीय इकाई। 1 लाख अंतर्राष्ट्रीय इकाई वही होता है। ठीक है, अब रही बात 1 वर्ष से बड़े बच्चे के लिए, 1 वर्ष से बड़े बच्चे के लिए 2 ml का मतलब हो गया 2 लाख अंतर्राष्ट्रीय इकाई। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि अब क्वेश्चन हम दे दिए अब इसको देख करके डाउट करने लगे, पता नहीं क्या दे दिया सर तो बोले थे 1 ml तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 1 ml यदि ऑप्शन में नहीं है तो 1 लाख अंतर्राष्ट्रीय इकाई के बराबर होता है 1 ml। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हमें उम्मीद है कि सवाल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कल आपको मिलेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से संबंधित वीडियो।